ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब, आप सही कहते हो, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कहते हैं उसे आज की तारीख में पत्थर की लकीर मान लिया जाता है। अक्सर वो जो कहते हैं उसे सही साबित करके दिखाते हैं, विशेषकर अपने राजनीतिक अभियान में तो वो बिल्कुल खरे साबित होते दिख रहे हैं। अब उन्होंने दावा किया है कि 2026 में तमिलनाडु में भगवा लहराएगा। उनका कहना है कि यहाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार बनेगी। हालांकि पिछले चुनावों को आधार माने तो अभी ये दूर की कौड़ी नजर आती है, पर चूंकि अमित शाह इस तरह की भविष्यवाणियां यूं ही नहीं करते हैं, इसलिए ये सोचना जरूरी हो जाता है कि आखिर उनके दावों के पीछे आधार क्या है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, तमिलनाडु का बदलता राजनीतिक परिदृश्य और केंद्र सरकार की नीतियों के प्रभाव का परिणाम शाह के दावे को फलीभूत भी कर सकता है। इसलिए यह दावा केवल एक राजनीतिक बयान नहीं रह जाता है, बल्कि यह भाजपा की दीर्घकालिक रणनीति, क्षेत्रीय गठबंधनों और तमिलनाडु के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव की संभावनाओं पर आधारित है। आइए देखते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसके चलते गृह मंत्री की बातें सही साबित होने की उम्मीदें जगती हैं। पहला, भाजपा और एआईएडीएमके का गठबंधन। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि पिछले 4 दशकों से तमिलनाडु में 2 ध्रुवीय राजनीति हो रही है। एक छोर पर एआईएडीएमके है तो दूसरे छोर पर डीएमके है। अमित शाह के दावे का एक प्रमुख आधार भाजपा और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेश कषणम के बीच फिर से गठबंधन होना है। तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की घोषणा की है, जो राज्य की एक प्रमुख द्रविड़ पार्टी है। यह गठबंधन 2023 में टूट गया था, लेकिन हाल के महीनों में दोनों पार्टियों ने फिर से हाथ मिलाया है। इस गठबंधन का महत्व इसलिए है क्योंकि एआईएडीएमके का तमिलनाडु में मजबूत जनाधार है, विशेष रूप से ग्रामीण और दक्षिणी क्षेत्रों में। 2011 से 2021 तक एआईएडीएमके ने लगातार 2 कार्यकाल तक शासन किया और 2021 के चुनाव में भी उसने 66 सीटें जीती, जो उसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति बनाती हैं। अमित शाह ने इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। एआईएडीएमके नेता ई पलानीस्वामी के साथ केवल दिल्ली में मुलाकात ही नहीं, बल्कि उनके चक्कर में बीजेपी के स्टार लीडर बन चुके प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई की बीजेपी ने बलि भी ले ली। दरअसल अन्नामलाई ने पहले एआईएडीएमके को भ्रष्ट कहा था, जिससे दोनों दलों के बीच जबरदस्त तनाव पैदा हुआ था। फिलहाल अब यह मामला सुलझा लिया गया है। उम्मीद की जाती है कि यह गठबंधन डीएमके के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा। दूसरा, गठबंधन में चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर है फायदेमंद। भाजपा और एआईएडीएमके का गठबंधन तमिलनाडु में डीएमके के खिलाफ एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। एआईएडीएमके का ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से दक्षिणी और पश्चिमी तमिलनाडु में मजबूत जनाधार है। 2021 के चुनाव में एआईएडीएमके ने 66 सीटें जीती थी और यदि भाजपा का शहरी और मध्यम वर्ग का वोट बैंक इससे जुड़ता है तो यह डीएमके के लिए खतरा बन सकता है। दोनों दलों के अलग अलग वोट बैंक मिलकर एक मजबूत ताकत बन सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को 11.24% और एआईएडीएमके को 20.46% वोट मिले, यानी संयुक्त रूप से लगभग 31.7% वोट। डीएमके को अकेले 26.93% वोट मिले थे। जाहिर है कि यदि ये दोनों दल एक साथ होते तो उनका संयुक्त वोट शेयर डीएमके से अधिक होता। उदाहरण के लिए कोयम्बटूर में भाजपा के अन्नामलाई को 5.6 लाख और एआईएडीएमके को 2.4 लाख वोट मिले, जो डीएमके जिसके 4.7 लाख से अधिक था। यदि गठबंधन होता तो यह सीट जीती जा सकती थी। इसी तरह 2021 विधानसभा चुनाव में भाजपा को 8.9% और एआईएडीएमके को 33.3% वोट मिले, यानी संयुक्त रूप से 42.2% वोट। डीएमके को 40.6% वोट मिले, लेकिन गठबंधन की कमी और सीट बंटवारे की रणनीति के कारण एआईएडीएमके भाजपा अलग अलग 66 और 4 सीटें ही जीत सकी। 2014 लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने पीएमके और डीएमके के साथ गठबंधन किया था, तब उसे 5.59% वोट के साथ कन्याकुमारी सीट जीती थी। एआईएडीएमके जैसे बड़े दल के साथ गठबंधन 2026 में कई सीटों पर जीत सुनिश्चित कर सकता है, खासकर कोयम्बटूर,
तिरुनेलवेली और चेन्नई जैसे क्षेत्रों में। तीसरा, डीएमके सरकार के खिलाफ असंतोष। डीएमके सरकार जो 2021 में सत्ता में आई, कई मुद्दों पर आलोचना का सामना कर रही है, जिसके चलते एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ावा मिलना तय है। अमित शाह ने डीएमके पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अन्नामलाई ने भी सरकार के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया। भाजपा और डीएमके पर भाई भतीजावाद और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। उदाहरण के लिए एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलों ने विपक्ष को यह कहने का मौका दिया है कि डीएमके परिवार केंद्रित शासन चला रही है। इसके अलावा कुछ मंत्रियों और स्थानीय नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो जनता के बीच असंतोष पैदा कर सकते हैं। तमिलनाडु में डीएमके के शासन के दौरान कई विवादास्पद मुद्दे सामने आए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू न करना, जिसके कारण केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए 2152 करोड़ रुपए की राशि रोक दी है। इसके अलावा डीएमके पर हिंदी थोपने के आरोपों ने भी जनता के बीच असंतोष पैदा किया है, जिसे भाजपा अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है। शाह ने दावा किया है कि डीएमके ने अपने 2021 के घोषणा पत्र में किए गए 510 वादों में से केवल 10% ही पूरे किए हैं। इनमें महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता, बेरोजगारी भत्ता और सस्ती रसोई गैस जैसी योजनाएं शामिल हैं। डीएमके ने कुछ लोकप्रिय योजनाएं लागू की हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, लेकिन कई अन्य वादों पर प्रगति धीमी रही है। यह जनता, विशेष रूप से युवाओं और निम्न मध्यम वर्ग में निराशा का कारण बन सकता है। चौथा, भाजपा की बढ़ती ताकत और संगठनात्मक रणनीति। यह भाजपा की संगठनात्मक रणनीति का ही कमाल है कि बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में 11.4% वोट हासिल करने में सफल रही, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने केवल 3.66% ही वोट हासिल किए थे। 2021 विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 8.9% वोट हासिल किए, पर यह भी 2016 विधानसभा चुनावों के 2.8% से काफी बेहतर था। मतलब साफ है कि बीजेपी की प्रगति इस राज्य में हर चुनावों में दिख रही है। भाजपा ने तमिलनाडु में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अमित शाह ने कोयम्बटूर, तिरुवन्नामलाई और रामनाथपुरम में भाजपा के जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया, जो पार्टी के विस्तार की रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा शाह ने मदुरै में 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें एकजुट होकर डीएमके के खिलाफ अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया। भाजपा ने तमिलनाडु में अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए स्थानीय नेताओं जैसे कि अन्नामलाई को आगे किया है। अन्नामलाई ने चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई साउथ, नीलगिरी, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और कोयम्बटूर जैसे क्षेत्रों में पार्टी की उपस्थिति को मजबूत किया है। शाह ने कार्यकर्ताओं को हर गांव, गली और घर तक पहुंचने का निर्देश दिया है।